हेलो एंड लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैपिटल के पार्ट 3 को, जिसमें हम तांजीरो, गियो और अकाजा का फाइट देखेंगे। तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें एक अलग ही जगह दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम बोल रही होती है कि यहाँ पर मुजान खुद को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और वो खुद को बचाने के लिए किसी को बुला रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूसीरियो के ब्लड डीमन आर्ट की मदद से वो सभी लोग मुजान को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि मायो ने मुजान की पावर को कम कर दिया था, जिसे मुजान अभी लड़ने की कोशिश कर रहा है और अगर वो अपनी पूरी पावर पा लेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये लोग मुजान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद भी सोच रहे थे कि क्या वो लोग मुजान के बुत्सुजी को ढूंढ पाएंगे। लेकिन तभी वो अपने सामने कगायो को महसूस करने लगता है, जो बोल रहा होता है कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और मुजान एक न एक बार तुम लोगों के सामने जरूर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ग्योमी और मोइशिरो को दिखाया जाता है, जिनके सामने एक बड़ा सा डीमन आ जाता है, लेकिन वो लोग उससे लड़ते उससे पहले वहाँ पर बाकी डीमन स्लेयर आ जाते हैं, जो उन डीमंस से लड़ने लगते हैं और ग्योमी और मोइशिरो को बोलने लगता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि आप लोग इनसे लड़ेंगे तो और भी ज्यादा थक जाएगा, इसलिए इन्हें हम लोग संभालते हैं, आप लोग जाइए और मुजान को हराइए। इस वजह से ग्योमी और मोइशिरो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बुनोए और मित्सुरी को दिखाया जाता है, जिनके सामने आने वाले डीमंस को सभी डीमन स्लेयर संभाल रहे होते हैं और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हमें रिटायर हो चुके हासिरा टेंगन और एंगुकू के पिता को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगन बोल रहा होता है कि यह छोटा भले है, लेकिन वो फिर भी डीमन स्लेयर कोर के काम को काफी बखूबी निभा रहा है। एंगुकू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पर सभी लोग अपने काम को काफी बखूबी निभा रहे हैं और इस काम को करते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ हमें नेजुको को दिखाया जाता है, जिसे तमायो ने एक दवाई दी थी, जिसकी मदद से नेजुको डीमन से इंसान में बदल सकती है और अगर ऐसा होगा तो मुजान का सूरज पर जीत हासिल करने का सपना टूट जाएगा, कि कई वर्षों के बाद कोई ऐसी डीमन आई है जिसने सूरज पर भी जीत हासिल किया है। अब हमें यहाँ पर तांजीरो को दिखाया जाता है, जो अकाजा के वार से बचने के लिए अपने हिनोकामी कागुरा को यूज करता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इसके हाथ ही नहीं काट पाया तो इसका सिर कैसे काट दूंगा। तब वो अकाजा का हाथ को काट देता है। तभी अकाजा तांजीरो पर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक से बचकर उसके पीछे चला जाता है और अकाजा के चेहरे पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो अकाजा भी शॉक हो जाता है। इस वजह से गियो तांजीरो के बारे में सोचने लगता है कि अब तांजीरो की पावर एक हासिरा के बराबर हो चुकी है, क्योंकि वो अपर रैंक 3 से बिना डरे हुए लड़ रहा है, बिना किसी मदद के, इसलिए तांजीरो की ताकत अब एक हासिरा के बराबर हो चुकी है। अब गियो उस चीज के बारे में याद करने लगता है जब तांजीरो ने झुककर गियो के सामने अपने बहन के लिए उसकी जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन अब तांजीरो लड़ना सीख चुका है और अपनी सभी चीजों की रक्षा कर सकता है। अब अकाजा बोलने लगता है कि क्यूजीरो ने तुम्हारे बारे में सही बोला था कि तुम डरपोक और कमजोर नहीं हो, और उस टाइम भी तुम कमजोर नहीं थे। अब अकाजा अपने टेक्निक डेवलपमेंट का यूज करता है और बोलता है कि आप खेल शुरू करें, इस खेल में काफी मजा आएगा। तभी अकाजा के ऊपर गियो अटैक कर देता है, जिसे गियो डॉज कर लेता है। तभी वहाँ की घर हिलना स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों ही अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से तांजीरो उन दोनों से बिछड़ जाता है। अब गियो अकाजा पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म का यूज करता है और अकाजा पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक से भी बच जाता है और बोलने लगता है कि तो तुम हो वाटर हासिरा, आज 50 साल के बाद मैं एक वाटर हासिरा से लड़ूंगा। तब वो अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करता है और गियो पर अटैक कर देता है, लेकिन गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को यूज करता है और अकाजा के वार को काट के रख देता है। इस वजह से अकाजा बोलने लगता है कि ये मूव तो काफी कमाल की थी, क्योंकि उस हासिरा ने इस मूव को यूज ही नहीं किया था जिस हासिरा से मैं पिछली बार लड़ा था। तभी अकाजा के ऊपर तांजीरो अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक से बचकर उसके पीछे चला जाता है और तांजीरो पर अटैक कर देता है, जिस वजह से तांजीरो नीचे झुक जाता है और गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म यूज करके अकाजा के हाथ को काट देता है। अब अकाजा और गियो दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर तांजीरो भी गियो का साथ देने के लिए आगे बढ़ता है और अकाजा के पैरों पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उसके अटैक से बचकर तांजीरो पर अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो अपने तलवार से रोक तो लेता है, लेकिन फिर भी उसके नाक से खून निकल जाता है। तब अकाजा और गियो लड़ने लगते हैं, जहाँ पर अकाजा गियो से बोलने लगता है कि तुम तलवार काफी अच्छी चलाते हो, अपने नाम तो बताओ। लेकिन गियो बोलता है कि मैं किसी डीमन को अपने नाम बताने के लायक नहीं समझता हूँ, इसलिए चुपचाप से लड़ो, क्योंकि मुझे बातें करना पसंद नहीं है। तो अकाजा बोलने लगता है तुम्हें बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बातें करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार तुमसे तुम्हारा नाम पूछते ही रहूंगा। अब वो गियो पर अटैक कर देता है और उसे पीछे कर देता है। अभी अकाजा गियो के ऊपर अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसे गियो अपने तलवार की मदद से रोक तो लेता है, लेकिन इस अटैक की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे तांजीरो भी देख रहा होता है। तो ऐसे वो गियो का नाम ले लेता है। तभी वहाँ पर
अकाजा आ जाता है और बोलने लगता है कि समझ गया तुम्हारा नाम गियो है, और वो तांजिरो पर अटैक कर देता है। तभी वो दोनों ही अपने अपने पावर को यूज करने लगते हैं। फिर भी तांजिरो कमजोर पड़ जाता है और पीछे आ जाता है। उसके पास अकाजा होता है और बोलने लगता है कि तुमने काफी कम समय में काफी कुछ सीख लिया है, इसके लिए मुझे क्यूजीरो को थैंक्स बोलना होगा, क्योंकि उस टाइम तुम अपने पैर फैलाकर लेटे हुए थे और उस टाइम तुम काफी कमजोर थे, लेकिन अब तुम काफी बदल गए हो। वो बोलता है कि अच्छा हुआ क्यूजीरो उस टाइम मर गया, क्योंकि उस टाइम अगर वो नहीं मरा होता तो तुम अभी इतने ताकतवर नहीं बन पाते। इस वजह से तांजिरो गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, कि क्यूजीरो रेंगोकू के बारे में बोलना बंद कर दो। अकाजा बोलता है कि लेकिन क्यों, मैं तो तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ और रेंगोकू का भी तारीफ कर रहा हूँ। तो तांजिरो बोलने लगता है कि नहीं, तुम हमारी तारीफ नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हम पर हंसते हो, हम पर थूकते हो और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तो अकाजा बोलने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुमने सही बोला, मैं कमजोरों के ऊपर थूकता हूँ, क्योंकि जो कमजोर होते हैं वो काफी खराब होते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। अभी तांजिरो बोलने लगता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब झूठ है, क्योंकि पैदा होने के बाद हम सब कमजोर होते हैं और अगर उस टाइम हमें कोई नहीं संभालता है तो हम उस टाइम ही मारे जाते हैं। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन तुम जब बच्चे थे तो तुम्हें भी किसी ने बचाया होगा, तुम्हें भी किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया होगा, इसी वजह से तुम आज जिंदा हो। जो लोग भी ताकतवर होते हैं वो अपने से कमजोरों की रक्षा करते हैं और धीरे धीरे कमजोर ताकतवर बनते हैं और वो अपने से कमजोरों की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। अकाजा सोचने लगता है कि ये ताकतवर तो है लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ। अब अकाजा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जो बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी कर ले, हम बच्चे होकर ही जन्म लेते हैं और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और बड़े होते हैं, इसलिए अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, तुलना करनी ही है तो खुद से करो। और तुम धीरे धीरे करके ताकतवर बनोगे तो तुम्हारी पारी होगी अपने से कमजोर की मदद करने की। अभी अकाजा अपने मुक्के को जोर से पीछे मारता है, लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। तब अकाजा तांजिरो को बोलता है कि तुम मेरे बर्दाश्त के बाहर हो। अभी अकाजा तांजिरो पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से तांजिरो बच जाता है। तभी अकाजा उस पर बार बार अटैक करने लगता है और तांजिरो उसके सभी अटैक से बचते हुए सोचने लगता है कि ये काफी तेज है और इसके अलावा ये तेज नहीं है बल्कि इसके सभी मूव भी काफी सटीक है। अब अकाजा तांजिरो के ऊपर अपने पैरों से अटैक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन तांजिरो उस अटैक से नीचे आ जाता है और एक पिलर के पीछे छिप जाता है। सोचने लगता है कि अगर मैं किसी तरह करके इसके मूवमेंट को रोक भी लूं तब भी ये काफी तेज है, इससे बचना नामुमकिन है और इसके सभी अटैक काफी सटीक है, जिससे बचना नामुमकिन है। यह अकाजा तांजिरो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे तांजिरो डॉज कर लेता है और उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए सोचने लगता है कि ये मेरे कमजोरी पर अटैक कर रहा है, ऐसा क्या है जो इसके अटैक को मेरी तरफ मैग्नेट की तरह खींच रहा है और इसके अटैक में इतनी सटीकता कैसे है। कोई क्लू जरूर मिल जाएगा अगर मैं अब तक के सभी हमलों और बातों को याद करूं। अब अकाजा तांजिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो उसके अटैक से बचकर उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से तो अकाजा बच जाता है, लेकिन तभी तांजिरो अपनी तलवार को लंबी कर देता है, जिस वजह से अकाजा के गर्दन से खून निकलने लगता है और वो बोलने लगता है ये काफी अच्छी मूव थी, क्योंकि मैं तुम्हारे अटैक से बच रहा था लेकिन फिर भी तुमने अपनी तलवार लंबी कर दी, आखिरकार तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। तब वो तांजिरो पर अटैक करने लगता है, जिस अटैक को तांजिरो डॉज करने लगता है, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। अब तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा से अकाजा के चेहरे पर अटैक करने वाला था, लेकिन अकाजा उसके तलवार को ही पकड़ लेता है। तांजिरो अपने तलवार को अकाजा से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकाजा उसके तलवार को नहीं छोड़ रहा होता। तभी वहाँ पर गियो आता है जो अकाजा के हाथ को ही काट देता है, जिससे तांजिरो की तलवार छूट जाती है। अब गियो अकाजा को बोलने लगता है कि मैं इस वक्त काफी गुस्से में हूँ, क्योंकि मेरे पीठ में काफी दर्द हो रहा है, तुम्हें मुझे इतनी दूर फेंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तब गियो सोचने लगता है कि मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं अपने तलवार से किसी से लड़ूं, लेकिन मेरे सामने इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे थोड़ी देर लड़ने पर ही मेरे सेंसेस और तेजी से काम करने लगे हैं और मेरे सोए हुए जितने भी सेंसेस थे वो सभी जाग चुके हैं। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में जितने भी सेंसेस है वो सब आसमान की ऊंचाइयों पर चली गई है। अभी गियो के चेहरे के ऊपर भी निशान आ जाता है और वो अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक पहले से भी काफी तेज हो चुका था, जिसके वजह से वो अकाजा के ऊपर भी अटैक कर पा रहा होता है। अभी अकाजा पीछे आ जाता है, लेकिन गियो उसके सामने आ जाता है और अपने वाटर ब्रीडिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके अकाजा पर अटैक कर देता है, जिसे अकाजा भी रोक लेता है। तब वो लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ वो लोग नीचे गिर रहे होते हैं, जिस वजह से तांजिरो भी उनके पीछे जाने लगता है और सोचने लगता है कि जैसे ही गियो ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, अकाजा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। और यहाँ पर अकाजा और गियो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को कैंसिल भी कर रहे होते हैं। तब गियो अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और अकाजा के शरीर के अंगों को काटने लगता है, लेकिन अकाजा अपने शरीर को रिजनरेट करने लगता है। तब वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पर गियो अपने अलग अलग फॉर्म को यूज करके अकाजा पर अटैक करने लगता है और उसके कई हिस्सों को काट देता है। तब अकाजा भी अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करता है और गियो पर अटैक कर देता है। तब यहाँ पर तांजिरो भी उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और उनके पास आ जाता है, जहाँ पर गियो और अकाजा लड़ रहे होते हैं। तब वो रुक जाता है और सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके मदद से अकाजा इतनी सटीक वार कर पा रहा है। हाँ, उसकी नजर भी नहीं होती है, वहाँ से भी आने वाले अटैक को वो रोक लेता है। अब उसे वो बात याद आती है जब अकाजा ने रेंगोकू को बोला था कि तुम्हारे लड़ने का जोश काफी ऊंचे दर्जे का है। तब तांजिरो सोचने लगता है कि जब अकाजा रेंगोकू से फाइट कर रहा था तब उसने फाइटिंग स्पिरिट का नाम दिया था, आखिर ये चीज है क्या? वैसे जैसे मैं सभी कुछ पहले ही स्मेल कर लेता हूँ, उसी तरह अकाजा भी सभी कुछ पहले ही सेंस कर लेता
देता है तभी उसे इनोस्की की वो बात याद आने लगती है जहाँ पर वो तांजिरो को बोल रहा होता है कि दुश्मन कभी भी मुझ पर जहाँ पर वार करने की कोशिश करता है वहाँ पर मुझे झंझनाहट महसूस होने लगती है। अगर कोई मुझे देख सकता है तो मैं बता सकता हूँ कि वो मुझ पर कहाँ पर अटैक करने वाला है। तो तांजिरो पूछता है कि मुझे भी एक बार करके दिखाओ। जिसके बाद तांजिरो इनोस्के के दाएं कंधे को देखने लगता है, जिसकी वजह से इनोस्के बता देता है कि वो उसके दाएं कंधे को देख रहा होता है, जिसकी वजह से तो तांजिरो भी खुश हो जाता है। इनोस्के बोलता है कि खास तौर पर अगर कोई मुझे मारने के इरादे से देखता है तो मैं तुरंत पहचान जाता हूँ, इसलिए मैं हमला होने से पहले ही भाप लेता हूँ। तब तांजिरो को पता चलता है कि इनोस्के भी उसी तरह है जो हमला होने से पहले ही अपने हमले होने वाली जगह को भाप लेता था। तब तांजिरो इसके बारे में और चीजें सोचने लगता है जहाँ पर उसको बोल रहा होता है कि कोई मुझे मारने के इरादे से ना देख रहा होता है तो मुझे पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे वो बुढ़िया जो मुझे पता चलने से पहले ही मेरे पीछे रश पर लेके आ जाती थी, इसलिए अगर कोई किसी को मारने के इरादे से ना जाए तो वो किसी को भी मार सकता है। तो तांजिरो बोलता है कि मारने के इरादे के बिना किसी भी डिमांड को कैसे मार सकते हैं। उसके बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। एजेंट में तांजिरो सोचने लगता है कि वो बातें हम लोग फिलहाल में सोच रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतनी काम की होगी। तब वो सोचने लगता है कि अकाजा का ये फाइटिंग स्पिरिट है क्या ये उसके मारने के इरादे से अलग है? क्या ये वैसा ही कुछ है जैसे मैं सभी चीजें स्मेल करके पहचान जाता हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे अकाजा का ये तरीका खत्म किया जा सके? अब यहाँ पर गियो और अकाजा फाइट कर रहे होते हैं, जिस बीच तांजिरो भी अकाजा को मारने के लिए उसके गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उसके तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक मेरे निशाने पर हो और उस पर अटैक कर देता है। अभी तांजिरो उस अटैक से बच के पीछे आ जाता है और फाइटिंग स्पिरिट के बारे में सोचने लगता है। तब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता है जिस वजह से वो अपने पास्ट की मेमोरी में खो जाता है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ था। हाँ, तांजिरो अपने फादर से पूछ रहा था कि आखिरकार ये हिनोकामी कागुरा डांस है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो मैं इसे अगले साल सीख सकता हूँ, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि मैं इसे काफी समय से कर रहा हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये डांस मुश्किल है, लेकिन जब मैं ये सब चीजें तुम्हारे दादाजी से सीख रहा था तब ये काफी मुश्किल थी और मेरी सांस भी फूल जाती थी, लेकिन तब मैं काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और जवान था। जीरो सोचने लगता है कि ये डांस जिसे कामाडो फैमिली के सभी वंशज के लोग सूरज डूबने के बाद सूरज उगने तक प्रत्येक रात करते हैं, जिसके 12 भाग हैं और सूरज उगने तक इसे बार बार किया जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे याद है कि मैं जब इसे पहली बार करता था तो काफी चीजें गलत करता था, लेकिन इस चीज में काफी कम मूव से काफी ज्यादा ताकत लगाई जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होती है और शुरुआत में जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम इस चीज को छोड़ दो, लेकिन अगर तुम इसे करते रहोगे तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज काम की है जिसके वजह से तुम बाकी बेकार चीजों को छोड़ दोगे। और जब दिमाग पारदर्शी हो जाता है तो एक पारदर्शी दुनिया दिखाई देने लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तांजिरो पूछता है कि क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ? तो उसके फादर बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें पूरी लगन से सीखना होगा। उसके पिता के मौत के 10 दिन पहले एक भालू ने उसके गांव पर हमला कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर घंटियां और मसाले लगा दी ताकि भालू इधर ना आ पाए। रात में जब सो रहे थे तभी तांजिरो के पिता अचानक से उठते हैं और तांजिरो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन फिर भी तांजिरो अपने पिता के पीछे पीछे जा रहा था। अभी तांजिरो अपने पिता के सामने एक बड़े भालू को देखता है, जिसे तांजिरो के पिता बोल रहे थे कि मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो भालू तांजिरो के पिता पर अटैक कर देता है, लेकिन पलक झपकते ही तांजिरो के पिता उस भालू के गर्दन को काट देता है, जिसे देखकर तांजिरो सोचने लगता है कि मैं ये सोच नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पिता ने पलक झपकने के समय में ही उस भालू के गर्दन पर 2 बार अटैक कर दिया, क्योंकि उस कुल्हाड़ी से गर्दन नहीं काटा जा सकता था। और उस बीच तांजिरो के पिता बिल्कुल भी नहीं डरे थे। तब तांजिरो के पिता बोलते हैं अभी तुमने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल भी नहीं बोलना। तब तांजिरो का एहसास होता है कि उन्होंने यहाँ पर उसके ट्रेनिंग के लिए ही बुलाया था। वो पारदर्शी दुनिया देख सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भी ये सब सीखूं। तब तांजिरो को याद आता है कि उसके पिता ने बोला था कि कभी भी हार मत मानना, इसलिए जब तुम हार नहीं मानोगे तब तुम किसी भी समस्या का समाधान कर पाओगे, इसलिए कोशिश करते रहना। तब तांजिरो सोचने लगता है कि ये सब बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उस टाइम अकाजा के अटैक से बच गया था, वरना उस अटैक से मैं तुरंत ही मार जाता। यू ने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन उस टाइम वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और उस 1 सेकंड के अंदर भी मैं उस अटैक से बच गया। तब मुझे वो दुनिया दिखाई देने लगी जो पारदर्शी थी, इस वजह से मैं उस चीज के पूरे आर पर देख सकता था, जिसके वजह से मैंने सभी चीजें एक ही चीज पर पॉइंट कर दी और उस अटैक से भी बच गया। इस वजह से मेरी रफ्तार भी बढ़ गई। पारदर्शी दुनिया को देखने के बाद मेरी सभी चीजें बढ़ गई, जिससे मैं ज्यादा तेज हो चुका हूँ। शायद मैं अकाजा से जीत सकता हूँ अगर मैं अपने फाइटिंग स्पिरिट को छिपा लूं, जिसे वो सेंस कर लेता है, तो मैं जीत सकता हूँ। यहाँ पर गियो और अकाजा एक दूसरे से काफी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों ही जख्म हो पा रहे होते। तब यहाँ पर तांजिरो सोचने लगता है कि मुझे इसके पार देखना होगा, जिसकी वजह से तांजिरो की आंखें भी बदल चुकी थी। अब यहाँ पर अकाजा गियो को बोल रहा था कि लगता है तुमने
अपनी सारी टेक्निक को यूज कर लिया है, इसलिए अब समय आ गया कि इस खेल को खत्म किया जाए। अब गियो सोचने लगता है कि ये नामुमकिन है, जब मैं इस पर अटैक किया तो इसने एक ही झटके से मेरी तलवार को ही तोड़ दिया। अब अकाजा गियो पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक एक हाथ अकाजा का कट के गिर चुका है और ये किसी और ने नहीं बल्कि तांजीरो ने किया था, जो पूरी तरह से बदल चुका था। अब गियो सोचने लगता है कि अब तांजीरो का ब्रीदिंग टेक्निक और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गया और उसने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली। और अकाजा सोचने लगता है कि मेरा शरीर का रोम रोम बोल रहा है कि मैं इस लड़की को मार दूं, क्योंकि अचानक से इसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गियो सोचने लगता है कि अभी पूरा ध्यान अकाजा के तांजीरो की तरफ है और यही मौका है इस पर अटैक करने का। तब गियो उस पर अटैक कर देते, लेकिन तभी अकाजा अपने टेक्निक डेवलपमेंट के फाइनल फॉर्म को यूज करने लगता है और चारों तरफ काफी सारे अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। तांजीरो सोचने लगता है कि यही वो चीज है जिसके बारे में मेरे डैड बोल रहे थे, यही है पारदर्शी दुनिया। यहाँ पर वो अटैक गियो को लग जाता है, लेकिन तांजीरो को यहाँ पर काफी चीजें स्लो लग रही होती है और वो उन सभी अटैक से काफी आसानी से बच रहा होता है। तब वो अटैक खत्म होने के बाद गियो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अकाजा उसे बोलने लगता है कि बहुत खूब, तुम बच गए, तुम तांजीरो और क्यूजीरो की तरह मरे नहीं, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी तरह एक डीमन बन जाओ। लेकिन गियो तो ये सब सोच रहा था कि अकाजा को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि अकाजा के पीछे तांजीरो है, इसलिए वो सोचने लगता है कि तांजीरो इस अकाजा को मार दो। लेकिन तभी तांजीरो अपने बड़े दिमाग का यूज करता है और जोर से चिल्लाकर अकाजा को बोलने लगता है कि अकाजा मैं तुम्हें मार ही दूंगा। तभी अकाजा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उस अटैक से बच जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पर अकाजा सोचने लगता है कि मेरे इस अटैक से तांजीरो बच गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कंपास इसके अटैक को पहले ही बता देगा। लड़ने का जोश जितना ज्यादा होता है मेरा कंपास उतनी जल्दी मुझे बता देता है। लेकिन वो तांजीरो को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि तांजीरो में थोड़ी सी भी लड़ने का जोश नहीं था और वो पूरी तरह से बदल चुका था। अभी अचानक से तांजीरो अपनी तलवार से अकाजा का गला ही काट देता है, जिस वजह से तो अकाजा भी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि नामुमकिन है, क्योंकि लड़ने का जोश इस लड़के में पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरे कंपास ने भी इस चीज के बारे में नहीं बताया था। इस लड़के ने थोड़े से ही समय में कुछ ऐसा जान लिया जिसकी वजह से ये मेरे से भी ज्यादा तेज हो गया। इसके आंखों में नफरत, गुस्सा या लड़ने का थोड़ी सा भी जोश नहीं था। शायद इसने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जहाँ तक मैं हमेशा से पहुंचना चाहता था। अब अकाजा का गर्दन गला से कट कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी अकाजा उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि नहीं, अभी मैं नहीं हार सकता हूँ, मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। तभी तांजीरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा उसे अपने लात से नीचे कर देता है और अपने सिर को दोबारा से जोड़ने लगता है। अभी गियो अपने टूटे हुए तलवार से अकाजा के सिर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अकाजा का सिर गिर जाता है और अकाजा सोचने लगता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तांजीरो सोचने लगता है कि क्या सच में हम लोग जीत गए हैं, लेकिन मेरा शरीर काफी ज्यादा थक चुका है। लेकिन तभी गियो उससे बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन एक चीज देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि सर कटने के बाद भी अकाजा का शरीर अभी तक गायब नहीं हुआ और वो खड़ा हो चुका है। अभी अकाजा अपने टेक्निक की मदद से तांजीरो के गले पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उस अटैक से बच जाता है और वो सोचने लगता है कि ये अभी तक नहीं मरा है, इसका गला दोबारा से जुड़ रहा है। तभी गियो अकाजा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकाजा उस अटैक को रोककर तांजीरो पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर कर देता है और तांजीरो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सर कटने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है। इसके साथ भी कुछ और करना होगा, जैसे कि उतारो के साथ किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसका सर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी ये कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, मुजान की तरह ही ये अपने सिर को कमजोरी नहीं बनने देना चाहता है। अभी तांजीरो बेहोश हो जाता है और अकाजा उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म का यूज करके अकाजा पर अटैक कर देता है। लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अकाजा अपने सिर के बिना भी काफी तेजी से रिजेनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर गियो बार बार अकाजा के शरीर को काट रहा था, लेकिन अकाजा बार बार रिजेनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से गियो खुद थक जाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। अब अकाजा तांजीरो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गियो उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम तांजीरो को मारना चाहते हो, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिस वजह से अकाजा से आवाज आने लगती है और वो बोलने लगता है कि गजब का जोश है, तो कभी कम नहीं होता, चाहे हालात कितनी भी खराब हो। हम समुराई नहीं है, इसलिए हम कटाना का यूज नहीं करते, लेकिन हमारे दिल में तलवार होती है। तब अकाजा को अपने सामने उसके मास्टर याद आने लगते हैं, जो बोल होता है हमारे दिल में तलवार होती है, इसलिए हम अपने मुक्कों का यूज करते हैं। अब अकाजा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और अकाजा पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की बोलने लगती है कि रुक जाओ हाकोजी, अब बस भी करो। लेकिन अकाजा बोल रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मेरा हाथ छोड़ दो। लड़की बोलती है कि अब बस भी करो, हमें दूसरी तरफ चलना होगा। लेकिन अकाजा बोलता है कि नहीं, मैं इन दोनों को मार के ही रहूंगा जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है। लड़की बोलती है कि लेकिन आखिर क्यों? तो अकाजा बोलने लगता है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि लेकिन तुम शक्तिशाली बनना क्यों चाहते हो, बताओ। तो अकाजा बोलता है कि अगर मैं शक्तिशाली नहीं बनूंगा तो मैं अपने पिता का दवाई नहीं ला पाऊंगा। तब हमें अकाजा का पास्ट दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपने पिता की दवाई लेने के लिए एक इंसान का बटर चुराता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा मार पड़ती है और वो बोलने लगता है कि अगर मैं शक्तिशाली नहीं बना तो मैं किसी का बटर नहीं चुरा पाऊंगा और उन लोगों से बदला नहीं ले पाऊंगा जिन्होंने मुझे मारा था। अब उसे मुखिया बोलने लगता है कि तुम्हारे दोनों हाथों में चोरी करने के 3 निशान बन चुके हैं और तुम अगर अगली बार चोरी करोगे तो तुम्हारा दोनों हाथ काट दिया जाएगा। तो अकाजा हंसने लगता है और बोलने लगता है तो काट दो ना मेरा हाथ, तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से जब काट लूंगा। मुखिया उससे डीमन चाइल्ड बोलने लगता है, जिस वजह
वजह से अकाजा बोलता है कि हाँ मैं हूँ डीमन चाइल्ड, क्योंकि लोग कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दांत पूरे थे। तब हाकुजी को छोड़ दिया जाता है और वो अपने पिता के पास जाने लगता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने फांसी लगा ली है। जब उन्हें पता चला कि तुम्हें फिर से पकड़ लिया गया है, जिस वजह से उन्होंने फांसी लगा ली और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिस वजह से तो हाकुजी शौक हो जाता है। तब हाकुजी अपने पिता की कब्र पास आता है, जहाँ पर वो उस चिट्ठी में लिखा हुआ बात याद करने लगता है, जिसमें उसके पिता ने बोला था कि तुम अच्छे से रहना और एक नई दुनिया की शुरुआत करना। हाकुजी बोलने लगता है कि क्या गरीबों को इस दुनिया में रहने की इजाजत नहीं है? अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो सभी लोगों को मारने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे पिता बेकसूर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए इनको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। चाहे लोग मुझे कितने भी ज्यादा मारते थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं आपके लिए दवाई लाना चाहता था, इसलिए मैं चोरी करता था, क्योंकि दवाई काफी ज्यादा महंगी होती, क्योंकि समय के साथ उसके पिता काफी ज्यादा कमजोर होता गया था। अब यहाँ पर हाकुजी ने वहाँ के सभी इंसानों को मार दिया होता है, और लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान ताली बजाते हुए आता है और बोलता है ये कहा गया था कि यहाँ पर एक बच्चा मारा जाने वाला है, लेकिन तुमने तो यहाँ पर अपने हाथों से ही यहाँ के सभी इंसानों को मार दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने बिना हथियार के इन सभी को हरा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा आज तक नहीं देखा है। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाजा बोल रहा होता है क्या मैं अपने बचपन की आदत सोच रहा हूँ, जहाँ पर उसके मास्टर बोल रहे होते हैं कि मेरे डोजो में सीखने आओगे, क्योंकि मेरे एक भी स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर हाकुजी बोलने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम ही मारे जाओगे, लेकिन वो इंसान बोलता है कि पहले पैदा तो हो जा, चलो मुकाबला करते। तब हाकुजी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इंसान उस अटैक से बचकर हाकुजी पर अटैक कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। वो इंसान हाकुजी को काफी ज्यादा मारता है, जिस वजह से हाकुजी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो इंसान उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बोलने लगता है कि मैं केजो हूँ, मैंने मुक्को से लड़ा जाने वाला डोजो तैयार किया, लेकिन अभी तक मेरा एक भी शिष्य नहीं है। जो हाकुजी को बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा यही काम होगा कि तुम मेरी बेटी का रक्षा करना, क्योंकि मेरी बीवी ने एक बार उसकी देखभाल करते हुए आत्महत्या कर ली थी। हाकुजी बोलता है कि मेरे जैसे अपराधी के पास तुम अपनी बेटी छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैजो बोलता है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सारी हेकड़ निकाल दी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रेजेंट में अकाजा बोल रहा होता है कि तांजिरो बिल्कुल कैजो की तरह ही दिखता है, जिसकी वजह से उसे देखकर उस काजा को अपने बीते हुए कल की याद आने लगती है। तब कैजो हाकुजी को अपने बेटी के पास लाता है, जहाँ पर उसका नाम कोयोकी था, जिसका तबियत खराब था, जिसे देखकर हाकुजी को अपने पिता की याद आने लगती है। कोयोकी हाकुजी की तरफ देखती है, लेकिन कैजो बोलता है कि इसने अभी तक अपना नाम नहीं पता है, जिसके बाद कैजो हाकुजी को अंदर बुलाता है और बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर आता हूँ तब तक तुम इससे इसका नाम पूछ लेना। अब कोयोकी हाकुजी से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाजा बोल रहा होता है कि मेरी बेकार से जिंदगी काफी सारे बेकार से वादों से भरी हुई थी। तो अब यहाँ पर हाकुजी कोयोकी के सिर पर भीगा हुआ कपड़ा डाल देता है ताकि उसका तबियत ठीक हो सके। इसके लिए कोयोकी थैंक्स बोलते हैं, लेकिन हाकुजी बोलता है कि तुम्हें मुझे बार बार थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। कोयोकी बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ ना। तो हाकुजी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। हाकुजी बोलता है कि कोयोकी की तबियत काफी खराब थी, जिस वजह से हाकुजी को कोयोकी के सिर पर हमेशा ही कपड़े डालते रहना पड़ता था और कोयोकी की कपड़ा भी चेंज करना पड़ता था, और जब कोयोकी को टॉयलेट लगता था तो हाकुजी को ही अपने ऊपर उसे उठाकर ले जाना पड़ता था और लाना पड़ता था। हाकुजी पहले अपने पिता का देखभाल कर चुका था, इसलिए उसे इस चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाकुजी सोचता है कि जो लोग भी बीमार होते हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगते रहते हैं। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। कोयोकी बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हो और तुम खेल भी नहीं पा रहे हो। तो हाकुजी बोलता है कि मैं चिंता करने की जरूरत नहीं, जब टाइम मिलता है तब मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, और बचपन में भी मैं नहीं खेलता था। कोयोकी हाकुजी को बोलती है कि आज रात प्रोग्राम होगा, इसलिए तुम वहाँ पर जाकर देख लो। लेकिन हाकुजी बोलता है कि तुम अगर नहीं जा पा रही हो तो क्या आज रात मैं तुम्हें अपने साथ पूल पर ले चलूं, अगले साल और उसके भी अगले साल प्रोग्राम होगा, तब हम उन्हें देख लेंगे। जिस वजह से कोयोकी रोने लगती है। अब यहाँ पर कैजो और हाकुजी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हाकुजी कैजो को नहीं मार पा रहा होता है और कैजो हाकुजी को काफी ज्यादा मारता है। इसके बाद जब सामने वो लोग पानी पी रहे होते हैं, वहाँ पर कैजो बोलता है कि तुम मेरे ही जैसे हो, तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जिसकी रक्षा तुम कर सको। हाकुजी बताता है कि कैजो एक समुराई नहीं है, फिर भी उसके पास इतनी बड़ी जमीन और एक डोजो है। काफी पहले उन्होंने एक इंसान की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर उस इंसान ने इसे इतनी बड़ी जमीन और एक डोजो दे दिया। लेकिन इससे वो लोग काफी परेशान हो गए थे जो लोग उस डोजो को लेना चाहते थे, और वो लोग सोरियो डोजो को काफी ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए कैजो को एक भी शिष्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाकुजी का वो दिन वहाँ पर काफी अच्छे से बीत रहा था। वो ट्रेनिंग करता था, कोयोकी की रक्षा करता था और हमेशा ट्रेनिंग भी करते रहता था। और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हाकुजी 18 साल का हो गया था और कोयोकी अब 15 साल का हो गई थी। लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, जिसकी वजह से वो चल फिर पाती थी। जिसके बाद जब हाकुजी एक बार साफ सफाई कर रहा था तो उसे कैजो अपने पास बुलाता है और बोलता है कि क्या तुम इस डोजो को संभाल पाओगे, क्योंकि कोयोकी ने मुझे बोला है कि ये तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर तो हाकुजी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे हाथ में चोर के टाटू बनने के बाद भी मेरी जिंदगी ऐसी हो पाएगी, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मुझसे कोई प्यार करेगा। लेकिन अब मैं अच्छे से जी सकता हूँ जैसा मेरे पिताजी चाहते थे। और यहाँ पर तो कोयोकी काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। हाकुजी इस चीज के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से तो सभी लोग खुश हो जाते हैं,
जिसके बाद एक दिन हाकुजी अपने पिता के कब्र पर इस चीज की खुशखबरी सुनाने के लिए जाता है और जब शाम को वो अपने डोजो वापस आता है वहाँ पर कई लोग जमा थे जो लोग हाकुजी को बताने लगते हैं कि कुछ लोगों ने कुएं में जहर मिलाकर कोयोकी और कैजो को मार दिया क्योंकि वो लोग जानते थे कि सही तरीके का यूज करके वो लोग तुम्हें और कैजो को नहीं हरा पाते, इसलिए उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया था। उसके बाद हाकुजी उन दोनों के पास जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जब कभी भी इन दोनों की जिंदगी में मुसीबत आई है मैं इनके पास था ही नहीं। तब वो अपने कुछ मेमोरी को याद करने लगता है जहाँ पर हाकुजी कोयोको के साथ घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर हाकुजी पूछता है कि मेरी पत्नी बनने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। तो कोयोको बोलती है कि जब हम लोग छोटे थे तब हमने आतिशबाजी देखने की कसम खाई थी, लेकिन हाकुजी को इस चीज के बारे में नहीं याद था। बोलती है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे तो अगले साल या उसके अगले साल देख लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं उसके अगले साल तक जिंदा रह पाऊंगी। शायद इसीलिए मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि मैं उस टाइम काफी कमजोर और दुबली पतली थी। लेकिन तुमने मेरे अंदर उम्मीद जगा दी, तुमने आने वाले समय के ऐसे ऐसे बातें की जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गई। तुमसे और तुम्हारी बातों से मुझे जीने की उम्मीद मिली जिससे मैं काफी खुश थी। अब कोयोको हाकुजी का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे पति बनना चाहते हो। तो हाकुजी भी मान लेता है और रोने लगता है। अब उसने बोला था कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन ये बात झूठी निकली क्योंकि वो लोग मर चुके थे। अब हाकुजी उन तलवारबाजों के डोजो में आता है जहाँ पर एक इंसान बोलता है कि तुम तो सोरियो से हो, लेकिन तभी हाकुजी उसे एक ही पंच में सुला देता है। वह हाकुजी आगे बढ़ता है और उन सभी को अपने हाथों से ही मारने लगता है। वो लोग तलवार से भी हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हाकुजी नहीं हारता है और उन सभी को मारने लगता है। इस वजह से कुछ लोग बात करने लगते हैं कि सोरियो में जो एक इंसान बच गया था उसने उसके डोजो में जाकर 67 लोगों को मार दिया और उसने अपने मुक्कों से ही सभी की ऐसी हालत कर दी कि देखने लायक भी नहीं बचा। अब यहाँ हाकुजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और एक ब्रिज के पास आता है, लेकिन तभी उसके सामने आता है मुजान जो बोलने लगता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी डीमन को भेजा था, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बातें बना रहे हैं और मुझे मिला तो क्या एक मामूली सा इंसान। हाकुजी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारा जाएगा और आगे अटैक कर देता है, लेकिन तभी मुजान अपने हाथ को हाकुजी के सिर से आर पार कर देता है और बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं हमारा महाशक्तिशाली डीमंस को बनाऊंगा तो तुम्हारा शरीर क्या इतना खून सहन कर पाएगा। अब हाकुजी बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, जिसके बाद वो बन जाता है एक डीमन। तब वहाँ पर उसे मारने के लिए कई सारे तलवारबाज आए थे, लेकिन अब हाकुजी एक डीमन बन गया था जिसकी वजह से उसने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया और भी ज्यादा ताकतवर बनने लगा। वहाँ के लोगों ने काफी सारे हथियारों की मदद से इसे मारने की कोशिश की, लेकिन हाकुजी ने उन सभी लोगों को अपने हाथों से ही मार दिया और बोलने लगा कि अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। इसलिए वो उस जगह पर भी नहीं रह सकता था जहाँ पर वो रहता था और उसने कई सौ सालों तक लोगों को मारते गया। अब वो उस जगह पर भी नहीं जा सकता था जहाँ पर वो उसके पिता और बाकी लोग थे। प्रेजेंट में आकाजा गियो को बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो यादें दिखाने की जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। तब यहाँ गियो सोचने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सर करने के बाद भी अभी भी जिंदा है, क्योंकि आकाजा ने अपना सिर भी रिजनरेट कर रहा था। अब आकाजा गियो पर अटैक कर देता है जिस वजह से तांजीरो को होश आ जाता है और वो देखता है कि आकाजा अपने सिर दोबारा से रिजनरेट कर रहा है, लेकिन वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसका सिर काट दिया था। अब आकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करने ही वाला था, लेकिन तभी तांजीरो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें मार के रहूंगा, और वो आकाजा की तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से उसका तलवार ही छूट जाता है। लेकिन फिर भी तांजीरो अपनी मुट्ठी बंद करता है और आकाजा को एक जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से आकाजा को कैजो की याद आ जाती है। आकाजा सोचने लगता है कि मुझे कमजोर लोगों से काफी ज्यादा नफरत है क्योंकि वो लोग सामने से लड़ नहीं सकते, इसलिए वो लोग कुएं में जहर मिलाते हैं। मैंने सोरियो डोजो की नाम मिट्टी में मिला दिया और मैंने अपने पिता का अपना भी पूरा नहीं कर पाया। अब तांजीरो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार भी मेरे हाथ में नहीं है, और आकाजा अपने अटैक को तैयार करने लगता है जो देखकर तांजीरो सोचने लगता है कि ये तो वही अटैक है जिस अटैक से इसने गियो को मारा था। अब वो गियो को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब आकाजा बोलता है कि मुझे मारना ही होगा उस कमजोर को जिससे मैं नफरत करता हूँ। अब यहाँ पर तांजीरो गियो को लेकर पीछे आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आकाजा उसे खुशी भरे नजरों से देख रहा होता है। अब आकाजा अपने सभी अटैक्स को अपने ऊपर ही करने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इस वजह से गियो सोचने लगता है कि इसने खुद पर हमला क्यों किया। इस पर तांजीरो सोचने लगता है कि एक पल के लिए एक ऐसी स्मेल आई जिससे मुझे लगने लगा कि ये मेरे शुक्रगुजार हो, लेकिन ये उस टाइम खुश क्यों था। तब आकाजा आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है कि अब बस करो, रिजनरेट मत होना क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी है और मैं हार चुका हूँ। मैं उसी टाइम हार गया था जिस टाइम तांजीरो ने मेरे अटैक से पहले ही मुझ पर अटैक करके मेरी गर्दन ही काट दी थी, इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ। और वो आगे बढ़ने लगता है जिस वजह से तांजीरो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कहाँ जाना चाहता है। अब आकाजा एक जगह पर रुक जाता है और अपने सामने अपने पिता को इमेजिन करने लगता है जिससे वो पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हो, आपका दर्द अभी भी है क्या। तो उसके पिता बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। अब वो झुक जाता है और अपने पिता को बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाया। तभी उसे अपने सामने उसके मास्टर याद आने लगता है जो बोलने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए बेटा बेटा होता है और शिष्य शिष्य होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मौत के समय में भी, लेकिन मुझे
मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी उसका बाल कोई खींचने लगा और उसके सामने मुजान आ जाता है, जो बोलने लगता है कि क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम शक्तिशाली बनो। इस वजह से अकाजा सोचने लगता है कि मैं ताकतवर बन के रहूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा और मैं सभी लोगों को मार दूंगा। मैंने एक वादा किया है जो मुझे निभाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उससे अपने सामने कोयोकी नजर आने लगती है, जो बोलने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने काफी कुछ किया है। जिस वजह से अकाजा नॉर्मल हो जाता है और वो मुजान की बात नहीं सुनता और वो कोयोकी की गले लग जाता है और रोते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैंने तुमसे जितने भी वादे किए थे वो मैं नहीं निभा पाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तब यहाँ पर उसे अपने सामने उसके फादर और उसके मास्टर याद आने लगते हैं, जो बोलने लगता है कि तुम्हारा स्वागत है। तब अकाजा रिजनरेट होने से रुक जाता है और गायब होने लगता है। इस वजह से तांजीरो और गियो रिलैक्स फील करने लगते हैं, जहाँ पर तांजीरो उठने लगता है और बोलने लगता है कि हमें जाना होगा तमायो के पास। लेकिन तभी वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब गियो तांजीरो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो भी वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब कौवा सभी को बताने लगता है कि तांजीरो और गियो ने अपर रैंक 3 को हरा दिया है। अब हमें यहाँ पर अपर रैंक 1 को दिखाया जाता है, जो बोलने लगता है कि तुम हार गए अकाजा, तुम तो मुझे हराना चाहते थे लेकिन तुम खुद ही अपनी जिंदगी से हार चुके हो। इतनी शर्म की बात है कि तुमने उस रास्ते को खुद ही छोड़ दिया जिस पर तुम चढ़कर ऊंचाइयों को छू सकते थे। तब वो अपने तलवार को काफी तेजी से यूज करते हैं, जिस वजह से वहाँ के सभी पिलर्स कट कर गिर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर अपर रैंक 2 को दिखाया जाता है, जिसे भी एहसास हो गया था कि अब अकाजा नहीं रहा है और वो बोलने लगता है कि एक पल को तो ऐसा लगा था कि अकाजा अब बदल कर कुछ और ही हो गया है। अब वो हंसने लगता है और बोलने लगता है कि अब वो मर चुका है, इसलिए इसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। तभी वो बोलता है कि आखिरकार मैं कर क्या रहा था, अरे हाँ मैं तो तुम्हारा नाम पूछ रहा था ना। तब हमें कनाओ को दिखाया जाता है, जिसकी हालत अभी खराब हो चुकी थी। तब हमें यहाँ पर ग्यूमी और मोइचिरो को दिखाया जाता है, जिसे एक कौवा बता रहा था कि तांजीरो और गियो ने अपर रैंक 3 को हरा दिया है। तो ऐसे ग्यूमी और मोइचिरो दोनों ही खुश हो जाते हैं। तब हमें यहाँ पर ओबुनोए और मित्सुरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुरी बोल रही होती है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, जिस पर ओबुनोए बोलता है कि हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। अब हमें यहाँ पर योशिरो को दिखाया जाता है, जो जेनेत्सु के पास है। तभी उस पर एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन मुरादा उस डीमन को मार देता है और बोलता है कि तुम मरना मत जेनेत्सु। हाँ, हमें इनोस्के को भी दिखाया जाता है, जो एक कौवे को डरा रहा था और बोल रहा होता है कि जल्दी से अगर नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे सबसे शक्तिशाली डीमन के पास ले चलो जिसे मैं लड़ सकूं। तो अब हमें गैनिया को दिखाया जाता है, जो अपने भाई को ढूंढते हुए भाग रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक डीमन अटैक कर देता है, जिस पर वो बुलेट चलाकर उसे मार देता है। हाँ, हमें सानेमी को भी दिखाया जाता है, जिसके सामने जो भी डीमन आ रहा था वो उसे काफी तेजी से मार रहा था। हाँ, हमें किरिया को भी दिखाया जाता है, जो अभी भी मुजान को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी भी मुजान उसे नहीं मिला था। तब किरिया बोलता है कि कैफेल के सभी कोने कोने ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे मुजान। अब हमें अपर रैंक 4 को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर की मदद से पूरे डीमन कैफेल को ही बदल देती है, जिस वजह से किरिया सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, हमें मुजान को ढूंढना ही होगा और वो ढूंढने लगता है। अब हमें यहाँ पर मुजान की आवाज सुनाई देती है, जो बोलने लगता है कि तुम निकम्मे हो डीमन स्लेयर, एक अपर रैंक को मारने से कुछ नहीं होता है, अभी तुम्हारा सामना और भी अपर रैंक से होगा। अब हमें यहाँ पर मुजान का ककून दिखाया जाता है, जिसके अंदर मुजान खुद को रिजनरेट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, तुम लोग मेरा चेहरा भी नहीं देख पाओगे और आज की रात तुम लोगों की आखिरी रात होगी। तब हमें गियो और तांजीरो को दिखाया जाता है, जिसके पास उनके कौवे आते हैं, जो उन्हें बोलने लगता है कि तुम लोग मरना मत। इसी के साथ हमारा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैफे का ये सीजन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब